मैं डॉक्टर मनोजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा, स्नातक द्वितीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को निराला की प्रमुख कविता संध्या सुंदरी को पढ़ाने जा रहा हूँ। चूँकि इसके पूर्व मैंने उनकी बादल राग भाग 6 कविता पूर्व में पढ़ाई थी और आज बादल राग के अतिरिक्त जो 2 अन्य कविताएं हैं उन कविताओं को पढ़ाना है। तो आज संध्या सुंदरी, चूँकि निराला जी एक छायावादी कवि थे और छायावादी कवियों की एक विशेषता थी कि प्रकृति का मानवीकरण करते थे और विशेषतः प्रकृति को स्त्री रूप में ज़्यादा चित्रित करते थे। इसलिए मानवीकरण अलंकार और संग रूप अलंकार दोनों का प्रयोग एक साथ करते थे। इस कविता में भी वही भाव है कि संध्या नामक समय का स्त्री के रूप में प्रस्तुतिकरण इस कविता में हुआ है। वह संध्या एक समय विशेष नहीं अपितु एक सुंदरी नारी के रूप में इस कविता में प्रदर्शित की गई है और इस कारण इस कविता का एक विशेष वैशिष्ट्य है कि एक काल विशेष का निराला जी ने अति सुंदरता के साथ प्रस्तुतिकरण किया है। दिवसावसान का समय, जब दिन का अंत होता है तभी संध्या का आगमन होता है। तो दिन के अंत के समय दिवस जोड़ अवसान यानी दिवसावसान, दिवस के अंत के समय मेघमय आसमान से, मेघ से भरे हुए आसमान से संध्या उतर रही है, धीरे धीरे उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परी सी, वह संध्या सुंदरी परी के समान धीरे धीरे आसमान से उतर रही है। धीरे धीरे धीरे। इसमें इस कविता में एक खासियत है कि कई जगह पर एक ही क्रिया की 3 बार आवृत्ति हुई है। धीरे धीरे धीरे, चुप चुप चुप। और यह चमत्कार निराला जैसे सिद्धहस्त कवि के द्वारा ही संभव हुआ है। तो वह धीरे 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 यानी अत्यंत मंद गति से वह संध्या सुंदरी आसमान से, मेघमय आसमान से उतर रही है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। उसका आंचल क्या है? चूंकि वह नायिका है तो उसका नक्षिक वर्णन भी करना है। तो पूर्ण नक्षिक नहीं लेकिन कुछ अंगों का विशेष रूप से उल्लेख करना है। तो कहते हैं कि उसका आंचल है अंधकार का। संध्या अंधकार के वस्त्र को पहन करके आती है। तिमिरांचल में नहीं कहीं चंचलता का नहीं कहीं आभास। उसके अंधकार के आंचल में कहीं चंचलता नहीं है अपितु वहाँ निश्चलता है। एकदम मौन होकर के मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर। मैंने प्रारंभ में भी
कई कविताओं में बताया है कि पहले निचले को अधर कहा जाता था, ऊपर को ओठ कहा जाता था या होठ कहा जाता था, ओष्ठ ओष्ठ। जैसे अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पट ज्योति, तो वहाँ अधर का भी प्रयोग हुआ है, ओठ का भी प्रयोग हुआ है। लेकिन अब दोनों को अधर भी कहा जा रहा है और ओष्ठ भी कहा जाता है, इसलिए भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से यहाँ अर्थ का विस्तार हुआ है, अर्थोत्कर्ष हुआ है, अधर का भी और ओष्ठ का भी। तो मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर। धर की आवृत्ति बार बार करने के लिए मधुर के साथ कवि ने अधर का प्रयोग किया है। मधुर मधुर हैं दोनों उसके होठ का प्रयोग उचित नहीं होता, इसलिए मधुर के ध्वनि के अनुकूल अधर शब्द का प्रयोग किया गया है। इस कारण ध्वनि की अनुकूलता है। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर, उसके दोनों अधर मधुर हैं लेकिन गंभीर हैं, उनसे शब्द नहीं निकलते। वे अधर अचल हैं, अचंचल हैं, मौन हैं, नहीं है उसमें हास विलास, यानी हास विलास भी नहीं है उसके अधर। अस्मित हास, मद्दहास और अट्टहास करने वाले नहीं हैं, निश्चल बने रहते हैं। हंसता है तो केवल तारा एक, तो हंसता है तो बस एक तारा हंसता है। कौन तारा? गुंथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, जो संध्या के काले काले घुंघराले बाल हैं, यानी कालिमा है। संध्या के आगमन के पश्चात पूरे वातावरण में अंधकार छा गया है और उसी समय आसमान में एक तारा खिला हुआ है, और वही तारा उस संध्या सुंदरी के बालों में, काले घुंघराले बालों में गूंथा हुआ, मुस्कुराता हुआ दिखाई पड़ता है। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। वह तारा अपने हृदय राज्य की रानी, कौन? तो संध्या सुंदरी का अभिषेक करता है, सम्मान करता है, स्वागत करता है, क्योंकि उसकी प्रेयसी आसमान से धीरे धीरे करके उतर रही है। अलसता की सी लता, ऐसी लता जो आलस्य को ला दे, वह संध्या सुंदरी है। संध्या होने के बाद सभी लोग आलस्य से भर जाते हैं, किंतु कोमलता की वह कली, वह कोमलता की कली है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बांह, वह अकेली नहीं आती। संध्या जब भी आती है तो नीरवता या निशब्दता के साथ आती है। उस सखी के कंधे पर बाहों को डाल करके आती है। जैसे बीती विभावरी जागरी में प्रकृति का मानवीकरण करके प्रसाद जी ने अभिव्यक्त किया है कि लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी, अंबर तन पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी। वैसा ही इसमें भी प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, संध्या का मानवीकरण किया गया है और नीरवता का भी मानवीकरण किया गया है, और दोनों स्त्री रूप में ही वर्णित हैं। नीरवता नामक सखी के कंधे पर बाह
डाल करके संध्या सुंदरी आसमान से धीरे 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 उतर रही है। छाहसी छाया के समान अंबर पथ से चली, आकाश के पथ से वह छाया के समान चली है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा। बहुत सी अप्सराएं अवतरित होती थी तो वीणा बजाती हुई आती थी, सर्वालंकार भूषिता होकर के आती थी, पायल कंगन किंकिणी की आवाज उत्पन्न करती हुई आती थी। लेकिन इसमें जो संध्या सुंदरी है, निशब्दता के साथ, नीरवता के साथ आ रही है। उसके कोई भी आभूषण ध्वनि उत्पन्न करते हुए नहीं अवतरित होते। नूपुरों में भी रुनझुन नहीं, यानी उसके नूपुर जो है उसमें रुनझुन की आवाज नहीं होती, वे शब्द निशब्द रहते हैं। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा, एक अव्यक्त शब्द सा सुनाई पड़ता है। क्या? चुप चुप चुप। है गूंज रहा सब कहीं, हर जगह गूंज रहा है। व्योम मंडल में, आकाश मंडल में, जगती तल में, पृथ्वी तल में, सोती शांत सरोवर पर, उस अमल कमलनी दल में सोती है वह संध्या सुंदरी। कहाँ? तो शांत सरोवर पर अमल कमलनी दल में सोती है। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, सौंदर्य के आधार पर जो गर्व करने वाली है सरिता, उसके विस्तृत हृदय पर भी संध्या सुंदरी फैलती है, प्रसरित होती है। सौंदर्य गर्विता को रूप गर्विता भी कहा जाता है। यहाँ नदी का भी मानवीकरण किया गया है। वह नदी क्या है? तो सौंदर्य गर्विता है, अति विस्तृत वक्षस्थल वाली है, धीर वीर। लेकिन जब पहाड़ का वर्णन करना है तो उसमें महाप्राण व्यंजन का प्रयोग करते हैं। धीर वीर गंभीर शिखर पर, यानी चोटियों पर, हिमगिरि अटल अचल में, हिमालय की चोटियों पर जो अटल है, अचल है, वहाँ पर भी संध्या सुंदरी व्याप्त हो जाती है, वहाँ पर भी अंधकार छा जाता है। उत्ताल, अब उससे भी अधिक द्वित्व व्यंजन, कठोर व्यंजन, र, रेफ इत्यादि का प्रयोग करते हुए कवि ओज गुण का प्रयोग करता है। और इस प्रयोग के द्वारा वह बताता है कवि कि संध्या सुंदरी सर्वव्यापिका बन गई है। पृथ्वी से लेकर के पर्वत के शिखर तक वह संध्या सुंदरी चारों तरफ व्याप्त है। धीरे धीरे आसमान से उतर रही है, निशब्दता के साथ, नीरवता के साथ, और उसके आने से किसी प्रकार की कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। हर जगह वह चुप चुप की ध्वनि प्रसरित करती है। अरे कहत नहीं संध्या सुंदरी निकाले के तो इस स्थिति में वह संध्या पृथ्वी पर अवतरित होती है
समुद्र में भी उसका प्रसार होता है, उसी को कवि यहाँ पर व्यंजित करते हुए कहता है, उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में। मैंने बताया है कि ओज गुण, परुषावृत्ति के प्रयोग में रेप, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और र या कठोर वर्जन टावर की आवृत्ति अधिक होती है। यहाँ भी जब समुद्र का वर्णन हुआ तो उसमें ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं, ऐसी ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, जहाँ पर लहरें ध्वनि उत्पन्न कर रही हैं, प्रलय के समान घन गर्जन कर रहा है समुद्र, प्रबल आवाज उत्पन्न कर रहा है, क्षिति में, जल में, नभ में, पृथ्वी पर, जल में, आकाश में, अग्नि में, अनिल, अनल, अनल यानी आग, अनिल यानी हवा, हर जगह इस संध्या का प्रसार हो रहा है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा, चुप चुप चुप, एक शब्द बार बार आ रहा है, वह है चुप चुप चुप, बार बार। जैसे मैंने बताया कि इस कविता में कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनकी एक साथ 3 बार आवृत्ति हुई है, जैसे धीरे 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 और चुप चुप चुप। है गूंज रहा सब कहीं, और क्या है, कुछ नहीं। संध्या सुंदरी के आगमन के पश्चात यदि कुछ है तो वह क्या है, मौन है, चुप रहना है, निशब्दता है, नीरवता है। मदिरा की वह नदी बहाती आती, जिस प्रकार मधुशाला में कोई साकी मदिरा सबको पिलाती है और सबको मदहोश करके गिरा देती है, उसी प्रकार से यह संध्या सुंदरी आसमान से उतरती है और सबको मदिरा पिला देती है। वह मदिरा की नदी बहाती हुई आती है और जितने प्राणी हैं, चाहे वे मनुष्य हों, पक्षी हों, जीव जंतु हों, ये सभी उस मदिरा की नदी को दे करके, उस मदिरा को पी करके सो जाते हैं मदहोश होकर। थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती। तो जो थके हुए जीव हैं उनको प्रेम के साथ एक प्याला मदिरा की पिला देती है और उसके बाद सुलाती उन्हें अंक पर अपने और अपनी छाती पर सबको सुलाती है, दिखलाती फिर विस्मृत की के वह अगणित मीठे सपने। विस्मृत के, भूल जाने की प्रवृत्ति ला देती है और वह है सोया हुआ प्राणी संध्या सुंदरी की छाती पर सो करके मीठे स्वप्नों को देखता है। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, अर्धरात्रि की जब निश्चलता आती है तो संध्या उसमें लीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और तब कवि का बढ़ जाता अनुराग, और तब जो कवि निराला हैं उनका अनुराग बढ़ जाता है और विरहाकुल कमनीय कंठ से, उनके विरह से बेचैन सुंदर कंठ से आप निकल पड़ता तब विहाग। तब वह कवि
विहाग गाने लगता है। विहाग ऐसा राग है जो अर्धरात्रि को गाया जाता है। अधरों में राग अमंत बिये, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे बिहागरी, बीती विभावरी जागरी। तो उसमें उषा का वर्णन है, इसमें संध्या का वर्णन है। संध्या के अंत के बाद विहाग का समय आता है और विहाग के पश्चात उषा का आगमन होता है। तो बीती विभावरी जागरी और संध्या सुंदरी कविता में यही अंतर है या यही संबंध है। विहाग दोनों में है। एक में कवि जो विरहाकुल है वह अपने कमनीय कंठ से विहाग गीत गाने लगता है। जब संध्या का अंत होता है, सभी प्राणी संध्या द्वारा लाई गई मदहोशी में सो जाते हैं, तब कवि निराला सोते नहीं, कमनीय कंठ से विहाग गीत गाने लगते हैं। मैंने जैसे बताया है कि निराला जी जीवन के मध्याह्न काल में विधुर हो गए थे। पत्नी मनोहरा असमय ही इनको छोड़कर चली गई थी। एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम था सरोज। वह भी युवावस्था में शादीशुदा होने के बाद इनके ही घर में दिवंगत हुई थी और उस कारण निराला बहुत टूट गए थे। लेकिन मनोहरा के बाद, सरोज के निधन के बाद इन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया। तो चूंकि विरहाकुल व्यक्ति सो नहीं पाता है और उसी का इसमें उल्लेख है कि विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग स्वर निकल पड़ता है और वह कवि उस विहाग गीत को गाने के लिए बाध्य हो जाता है। इस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। संध्या एक काल विशेष है जो दिन के पश्चात आती है और उस संध्या को इन्होंने एक सुंदरी के समान व्यक्त किया है। संध्या जब भी आती है तो नीरवता के साथ आती है, निःशब्दता के साथ आती है और छायावाद के जितने प्रकार के गुण हैं वे इस कविता में पिरोए गए हैं। प्रकृति का मानवीकरण, नारी के प्रति उदार दृष्टिकोण, तो प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। यहाँ पर उषा, ये संध्या का मानवीकरण किया गया है। पूरी कविता में संध्या का मानवीकरण है। संध्या की एक सखी है नीरवता, निःशब्दता का मानवीकरण है। जिस प्रकार से बीती विभावरी जागरी कविता में है, लतिका का मानवीकरण, उषा का मानवीकरण, ये सब वहाँ है और यहाँ भी है। दूसरी बात कि इसमें संध्या को एक सुंदरी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। नायिका, सुंदरी नायिका जो हर जगह निःशब्दता का प्रचार करती है। तो यह कविता छायावादी दृष्टि से महत्वपूर्ण कविता है और इस कविता के अंत में कवि की आत्माभिव्यक्ति हुई है और वह आत्माभिव्यक्ति है कि कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। अर्धरात्रि में जहाँ
संध्या का समय समाप्त होता है और संध्या के समय के समाप्त के बाद जो कवि है विरहाकुल होकर के, विरह से बेचैन होकर के विहाग गीत गाने लगता है, जो अर्धरात्रि के समय गा जाता है। मैंने जैसे बताया कि चूंकि ये विधुर थे, युवावस्था में ही धर्मपत्नी मनोहरा का निधन हुआ था, इस कारण ये रात्रि में सो नहीं पाते थे। यहाँ तक कि मस्तिष्क की स्थिति भी कुछ असंतुलित हो गई थी। तो उस प्रसंग का भी इसमें उल्लेख हुआ है। इस कविता के अलावे उन्होंने एक कविता और लिखी है, स्नेह निर्झर बह गया है। चूँकि स्नेह निर्झर बह गया भी आपकी पाठ्य पुस्तक में है, इस कारण उसका भी विवेचन आवश्यक है। स्नेह निर्झर अर्थात प्रेम का झरना। मैंने जैसे बताया था कि निराला जी विरहाकुल कवि हैं। युवावस्था में विधुर जीवन को अभिव्यक्त करने के लिए अभिशप्त दुख की कहानी से जुड़ा हुआ पत्र, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, तो उसी आत्मजीवन की अभिव्यक्ति, विषादपूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति स्नेह निर्झर बह गया है नामक कविता में निराला जी ने की है। तो स्नेह निर्झर बह गया है, प्रेम का झरना अब बह गया है, अब समाप्त हो गया है। अब अल रही गुलाब की अपत कटीली डार, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीत बहार। जो बिहारी लाल ने कहा है कि जो समय था फूलों से भरा हुआ, गुलाब के पौधे में फूल लगे हुए थे, वसंत का समय था, अब वह समय समाप्त हो गया है। फूल झड़ गए हैं, पत्ते झड़ गए हैं, सिर्फ कांटे ही शेष रह गए हैं। अब अल रही गुलाब की अपत कटीली डार। यहां भी वही स्थिति, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत सा तन रह गया है। स्नेह निर्झर यानी प्रेम का झरना बह गया और प्रेम के झरने को अब निर्जल होना पड़ा है, अब जल ही समाप्त हो गया है। उसके बाद रेत ज्यों तन रह गया है। रेत के समान ही यह मेरा शरीर शेष रह गया है, शरीर का स्नेह चल गया है। मनोहरा के जाने के पश्चात, सरोज के जाने के पश्चात मेरा शरीर रेत के समान हुआ। हार गया जीवन रण, छोड़ गए साथी जन। यानी मैं अपने जीवन को हार गया हूं। हमारे जितने संगी साथी थे हमें सभी छोड़ करके चले गए हैं, मैं अकेला रह गया हूं। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, बताते हैं कि आम की जो डाल आज सूखी दिखाई पड़ रही है, कह रही है वह डाल, क्या अब यहाँ पिकिया शिखी नहीं आते, अब यहाँ पर कोयल या मयूर नहीं आते,
इसलिए कि उन्हें हरियाली दिखाई नहीं पड़ती, और दोनों जब तक हरियाली नहीं रहेगी तब तक आएंगे नहीं। सूखे हुए वृक्ष पर, सूखी हुई टहनियों पर उल्लू ही बैठते हैं। मयूर और कोयल का बैठना वहां संभव नहीं होता। नहीं आते पंक्ति मैं वह हूं लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। मैं वह पंक्ति हूं, लिखी हुई पंक्ति, जिसका कोई अर्थ नहीं। अब वह जीवन दह गया है, जल गया है, बह गया है। दहना का अर्थ दग्ध यदि मान लिया जाए तो जलना हुआ, और दहना का अर्थ बहना भी होता है, तो बह गया है। लेकिन दग्ध से यदि दुहा जाए तो इसका अर्थ होगा जीवन जल गया है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल। कवि का स्मरण होता है कि मैंने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया है। कविता दी है, बड़ी कविता दी है, उपन्यास दिया है, आलोचना दी है, छायावाद और प्रगतिवाद की रचनाओं को दिया है, धर्म अध्यात्म से युक्त कविताओं को दिया है। तो दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रतिभा से चकित चल। मैंने अपनी प्रतिभा से सबको आश्चर्यचकित किया है। पर अनस्वर था सकल पल्लवित पल। लेकिन हर जगह जो पल्लवित पल था वह अनश्वर था। वह ठाठ जीवन का जो था पहला, जीवन का जो सौंदर्य था, जीवन की जो सुंदरता थी, जो ढह गया, वही अब ढह गया, समाप्त हो गया है। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा। अब नदी के किनारे वह प्रियतमा नहीं आती, मनोहरा नहीं आती, जो जीवन की रागिनी थी, जीवन जिससे मधुर था, वह मधुरता अब नहीं आती। श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा, हरी घास पर बैठने के लिए वह निरुपमा प्रियतमा अब नहीं आती। बह रही है हृदय पर केवल अमा। अमा का अर्थ अमावस्या। अब हमारे हृदय पर केवल अमावस्या ही बह रही है। इस अमावस्या के अलावे हमारे हृदय पर कोई है नहीं। हर जगह हमें उद्विग्नता, विषाद, निराशा इत्यादि का सामना करना पड़ रहा है। मैं अलक्षित हूँ, यही मैं अलक्षित हूँ, मैं देखा नहीं जा रहा हूँ। पहले मैं लक्षित था, मुझे देखा जाता था, अब मैं अलक्षित हो गया हूँ। और कवि यही कवि कह गया है, यही कवि का कहना है। तो यह जो कविता है निराला जी के विषाद की अभिव्यक्ति है, नैराश्य की अभिव्यक्ति है, शोक की अभिव्यक्ति है, और सबसे बड़ी बात कि आत्मदैन्य की अभिव्यक्ति है। फिर भी उन्हें स्वाभिमान है, उनके स्वाभिमान का भी अंश इसमें अभिव्यक्त जरूर हुआ है।
कि मैंने संसार को दिया है, लिया है नहीं। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल। मैंने विश्व को फूल और फल दिया है, सबको अपनी प्रतिभा से आश्चर्यचकित किया है, लेकिन वह बहुत दिन तक कायम नहीं रहा और वह मेरा जीवन अब ढह गया है, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत सा तन रह गया है। यह कविता प्राकृतिक कविता नहीं है। इस कविता में कविता का मुख्य विषय कवि की विषम परिस्थिति है, विषम जीवन है, जो प्रारंभ में सुखमय था, कालांतर में दुखमय हो गया है। जो हरा वृक्ष था, जिसकी डाल हरी थी, जिस पर पिक और मोर बैठते थे, अब वह डाल सूखी हो गई है। उस पर सिखी और पिक नहीं बैठते। जो झरना था स्नेह से भरा हुआ, वह झरना बह करके सूख गया है और वहाँ पर रेत बन गया है। जैसा मैंने कहा कि कवि बिहारी लाल ने बताया है कि जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीत बहार, अब अल रही गुलाब की अपत कटीली डार। तो अपत कटीली डार ही इस कविता की परिस्थिति है। जो कवि का जीवन है वह दुख से भरा हुआ है और दुख की अभिव्यक्ति कवि की दूसरे पात्र ने नहीं कराई है, स्वयं उन्होंने, यह स्वयं की अभिव्यक्ति है। और छायावाद के जो 4 कवि थे, पंत प्रसाद, निराला वर्मा, सबसे अधिक आत्माभिव्यक्ति की कविता, अपने दुखमय जीवन की अभिव्यक्ति निराला ने व्यक्त की है। विधुर जीवन बिताने के पश्चात भी उनका दरिया दिल अद्वितीय था। सबको दान करना और सबसे किसी प्रकार की याचना नहीं करना, किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा नहीं करना, यह निराला का व्यक्तित्व था। तो आज मैंने 2 कविताओं को पढ़ाया है और दोनों कविताएं आतुकांत हैं। छायावाद के अंत में, प्रगतिवाद के समय में या छायावाद के प्रारंभ में भी आतुकांत कविता की प्रवृत्ति चल पड़ी थी। निराला जी की पहली कविता को ही देखा जाए, विजन वनवल्लरी पर से सोती सी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न अमल कोमल तन तरुणी जूही की कली। उस कविता में कहीं तुक मिल नहीं रहा है। इसमें भी पूरी कविता में कहीं तुक पूर्ण रूप से नहीं मिलता है, कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। लेकिन ऐसी कविताओं को जो नए रूप में प्रदर्शित हुई, वो छायावाद की खोज थी, प्रगतिवाद की खोज थी। और छंद से मुक्ति कविता की यदि हुई तो उसमें निराला का योगदान सर्वाधिक है। उन्होंने कहा था, जिस प्रकार से
सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के आत्मा परमात्मा से मिलती है, उसी प्रकार से छंदों के बंधन से मुक्त होकर कविता स्वतंत्र होती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। कविता का आनंद तब मिलता है जब वह छंद के बंधन से मुक्त होती है। तो संध्या सुंदरी कविता में और स्नेह निर्झर बह गया है कविता में ऐसे तथ्य दिखाई पड़ते हैं। स्नेह निर्झर बह गया है कविता आत्माभिव्यक्ति की कविता है। इसमें किसी बाह्य तथ्य के बारे में बताया नहीं गया है। यह आत्मजीवनी है, आत्मकथा है, और इस आत्मकथा के माध्यम से कवि ने अपनी विवस्था की अभिव्यक्ति की है, दुरावस्था की अभिव्यक्ति कराई है। लेकिन इतना जरूर है कि उनके स्वाभिमान का भी अंश स्नेह निर्झर बह गया है में दिखाई पड़ता है कि मैंने दिए हैं जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रतिभा से चकित चल, पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया। पहले जीवन का ठाठ था, यानी अपने भूले हुए सुखमय अतीत की भी स्मृति कवि यहां पर लाता है, और यही उसकी विशेषता है। बीते हुए सुख और वर्तमान दुख दोनों का सम्मिश्रण इस कविता में प्रस्तुत हुआ है। इस प्रकार यह कविता एक अनुपमेय कविता है, कवि के जीवन से संबद्ध कविता है। मैं अपने सभी विद्यार्थियों से यह कहना चाहता हूँ कि अभी कोरोना वायरस के निरंतर प्रसार के चलते घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, दूसरे को भी सुरक्षित रखना है। इस कारण महाविद्यालय में उपस्थित होकर अध्यापन और अध्ययन करना असंभव है। इसलिए जो भी ऑनलाइन अध्यापन हो रहा है, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, उसका श्रवण करना चाहिए, और उसके लाभ से आप आगामी परीक्षा में अधिकाधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। यह निश्चित नहीं है कि यह रोग कब तक चलेगा, परीक्षा आपकी कब तक बाधित रहेगी, लेकिन इस कोरोना से लड़ना है और कोरोना में भी पढ़ना है, आगे बढ़ना है। धन्यवाद।